नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन। आज हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद जी हैं। पहले भी हम लोग 5-6 इश्यूज़ को लेके लगातार आपके सामने आते रहे हैं और आज हमारा डिस्कशन का विषय होगा हाल ही में गुजरात सरकार का बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला उन लोगों को जल्दी जेल से रिहा करने का जो बिल्किस बानो के गैंग रेप में कन्विक्टेड हुए और जिन्होंने 14 मेंबर, उनके फैमिली के 14 मेंबर्स को बहुत बेरहमी से 2002 के दंगों में कत्ल किया। ये जो 11 लोग हैं, ये कन्विक्ट हुए एक बहुत लंबे लीगल झगड़े या एक लंबे लीगल स्ट्रगल के बाद। पहले तो गुजरात पुलिस ने उनको बचाने की पूरी कोशिश की। आपको याद होगा या शायद आप इतने जानकार नहीं है, लेकिन 2002 के दंगों में जिस तरह से आम उस स्टेट के मुसलमानों पे हमला हुआ, उन हमलों में या तो पुलिस का बहुत सारे इंसिडेंट्स में पुलिस का डायरेक्ट रोल पाया गया, या जो किलर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, उनके बचाव में पुलिस और उन दिनों मोदी सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन था गुजरात में, उनके बचाव में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पूरी तरह से मैदान में उतरा। तो बिल्किस बानो के केस में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये पाया कि गुजरात की पुलिस और गुजरात का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कातिलों को बचाने के बहुत प्रयास कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये केस सौंपा जाए। सीबीआई ने बाकायदा 2003-2004 में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। दोषी जो हैं वो गिरफ्तार हुए, उन पे चार्जेस फ्रेम हुए, और जब मुकदमा का वक्त आया तो एनएचआरसी ने दोबारा दरख्वास्त लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि मोदी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि गुजरात के अंदर एक फेयर एंड फ्री ट्रायल वो सुपरवाइज करें, इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि इस मुकदमे को महाराष्ट्र ट्रांसफ़र किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया। मुकदमा महाराष्ट्र में चला, उसके चलते 11 लोगों को जो है गिल्टी पाया गया। उसके बाद अपील हाई कोर्ट में हुआ, और 2017 में जब 2017 में जब हाई कोर्ट ने इस बात का वर्डिक्ट दिया, तो नॉट ओनली जो गिल्टी पाए गए उनकी जो गिल्ट वो दोबारा कंफर्म किया गया, बल्कि 3-4 और लोग, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, जिनको पहले एक्विट किया गया, उनको हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया। तो 14 मतलब इनको आजीवन जो है लाइफ सेंटेंस दिया गया। सीबीआई ने मांग की पहले कि इनको डेथ सेंटेंस दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को माना नहीं और उम्र कैद की सज़ा इनको सुनाई गई। अब अगस्त 15, 2022 को सेंसेशनल खबर आई अहमदाबाद से कि गुजरात सरकार ने 11 लोगों को रिहा कर दिया, ये कह के कि हमारी एक रिमिशन पॉलिसी है जिसके तहत जिन लोगों ने 14 साल से ज़्यादा कैद में वक्त गुजारा है, अगर वो अर्ज़ी दें तो हम उनके अर्ज़ी को उस पर विचार करके, हम लोग डिबेट करके हम लोग इस फैसले पे आ सकते हैं कि उनको छोड़ा जाए, और इसीलिए हमने उनको छोड़ा। गुजरात सरकार ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि गुजरात सरकार 1992 की अपनी नीति के आधार पे उनकी दरख्वास्त की सुनवाई करे, और गुजरात सरकार ने कहा कि हम इसी पॉलिसी के तहत हमने ये फैसला लिया। तो इस फैसले को की चुनौती बिल्किस बानो खुद दे चुकी हैं, और सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दर्ज की जाएंगी। तो लगता है अपूर्वानंद जी की एक लंबा एक लीगल स्ट्रगल दोबारा जो बिल्किस ने झेला 2002 से, दोबारा उनको अब इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं शुरुआती सवाल आपसे या पॉइंट उठाना चाहूँगा कि रिमिशन पॉलिसी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको उम्र कैद की सज़ा मिली है कभी भी जो है इनको रिहा नहीं किया जा सकता। तो आपकी नज़रों में रिमिशन पॉलिसी किस किस्म की होनी चाहिए? केंद्र सरकार की अपनी रिमिशन पॉलिसी है जो कहता है कि जो लोग सामूहिक या मैस जो गैंग रेप के गिल्टी हैं या जो मैस मर्डर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आप सबसे पहले एट अ लेवल ऑफ प्रिंसिपल रिमिशन पॉलिसी किस किस्म का होना चाहिए? नहीं, यह कहना बिल्कुल ठीक है कि आप यह नहीं कह सकते कि
किसी में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और अगर एक बार किसी ने अपराध किया तो उसे आप पूरी ज़िंदगी बांध दें उस अपराध से और कोई मौका ही ना दें। अगर यह दिखलाई पड़े कि वह उससे निकलने की गुंजाइश है और उसने ऐसा दिखलाया है तो ज़रूर मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अपराध अलग अलग किस्म के होते हैं। एक अपराध वह है, हत्याएं भी अलग अलग किस्म की होती हैं। आप एक हत्या कर देते हैं गुस्से में, निजी खुंदक में, झगड़े में। और दूसरी किस्म की हत्या वह है जो बिल्किस के परिवार की गई, और बिल्किस के परिवार की हत्या की गई और बिल्किस और उसके साथ 3 और औरतों का जो सामूहिक बलात्कार किया गया। यह जो हत्या है ये एकदम दूसरी श्रेणी में आती है। यह अपराध दूसरे, जिसको आप मानवता के विरुद्ध अपराध कह सकते हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इस मामले में दुनिया में जो उदाहरण हैं उनमें आप मामूली अपराधों की नीति नहीं अपना सकते, क्योंकि यह एक तरह से मानवता को नष्ट करने के लिए किया जा रहा अपराध है, उस इरादे से किया गया अपराध है, और यह इसमें साबित हुआ है। तो जैसे आप जिसको जेनोसाइड कहते हैं, ये एक तरह का जेनोसाइडल क्राइम है। अगर एक जेनोसाइड नहीं है तो जेनोसाइडल क्राइम आप इसको कहेंगे। तो इस पर रिमिशन की जो साधारण नीति जो सामान्य अपराधियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी वो इसमें नहीं की जाएगी। और वह इसको भी ध्यान में रखते हुए, जो शुरू में आपने खुद कहा कि इसमें इंसाफ हासिल करने में कितनी मुश्किल पेश आई, यानी राज्य सरकार का पूरा तंत्र लगा हुआ था। पुलिस ने एक अव्वल तो रिपोर्ट दर्ज की गलत, और उसके बाद तोड़ मरोड़ के रिपोर्ट दर्ज की, आधी अधूरी रिपोर्ट दर्ज की, तथ्यों को दबाया, ये एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की, ये सीबीआई ने खुद कहा है, एनएचआरसी ने इसका संज्ञान लिया। तो अगर आप पूरे क्रम को देखें तो यह दिखलाई पड़ेगा कि यह एक ऐसा अपराध था जिसमें इंसाफ हासिल किया जा सका, बावजूद इसके कि पूरा राज्य इसके विरुद्ध था। तो ये मामूली अपराध नहीं है जिसमें आप साधारण नीति अपनाएं रेमिशन वाली, जो सामान्य अपराधियों पर लगेगी, वो चाहे हत्या के आरोपी हों या बलात्कार के आरोपी हों। यह बलात्कार भी साधारण बलात्कार नहीं था और यह हत्याएं भी साधारण हत्याएं नहीं थी। शायद एक छोटी बच्ची का भी इसमें, उसके बच्चे को उसके सामने उसका सर पटक कर इन्होंने मार डाला। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इरादा कितना, ये ऐसा नहीं था कि एक जुनून में की गई हत्या थी, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने हत्या कर दी, मुझे पता चला कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लग गई है एक और मुसलमानों ने आग लगा दी है, ऐसा मुझे कहा गया, इस वजह से मुझे सामने जो मुसलमान दिख रहा था उस पर गुस्सा आ गया, मैंने मार डाला। एक यह हो सकता है, लेकिन ये 3 दिन बाद हत्या हुई है। इसका मतलब ये इरादा इतना पक्का है और ये इनका पीछा करके इनको घेर के हत्या की गई है, क्योंकि बिल्किस जिस जगह की है उसी जगह के ये लोग हैं और ये पीछा कर रहे हैं और ये बहुत दूर जाकर इन्होंने पकड़ा और मारा। तो इसलिए इसको मैं मामूली जुर्म नहीं मानता हूँ। इस फैसले के 2 पहलू हैं। एक तो एक कानूनी पहलू, किस हद तक गुजरात सरकार का ये फैसला कानून की नज़रों में सही जो है पाया जा सकता है, और दूसरा सवाल जो एक हम कह सकते हैं कि ये एक सियासी या एक मॉरल सवाल है, क्योंकि इसमें जो गुजरात सरकार ने फैसला लिया, ज़रूरी नहीं था कि वो इस नतीजे पे उनको पहुंचना ही था कानून के मुताबिक। कानून और कोर्ट ने सिर्फ कहा कि आप इस पे जो है इसको स्टडी करें और अपनी नीति के आधार पे और तमाम फैक्ट्स को देखते हुए आप इस पे फैसला लें। फैसला क्या होना चाहिए, इस पे कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। हालांकि इसको बाज़ दफ़ा बीजेपी लोगों के ज़रिए इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि भाई गुजरात सरकार के हाथ बंधे हुए थे। तो मैं सबसे पहले कानूनी पहलू पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा, और आप भी शायद इस पे कुछ ख्याल रखते होंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन है। भारत सरकार की एक अपनी नीति है जो गृह मंत्रालय ने सारे स्टेट्स को एक नोटिफिकेशन के बेसिस पे अवगत कराया। वो ये कि साल में शायद 2 या 3 ऐसे दिन होंगे, August 15th इज़ वन, 26 जनवरी, जहाँ पे कैदियों को रिहा किया जा सकता है एक रिमिशन पॉलिसी के तहत।
केंद्र सरकार ने ये बात स्पष्ट कह दी कि कुछ ऐसे जुर्म हैं, कुछ ऐसे जुराइम हैं जिनको जिन पे ये पॉलिसी लागू नहीं होगा। ख़ास तौर पे जो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, मैस मर्डर और वो लोग जिनके खिलाफ या जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली होगी। तो केंद्र सरकार की नज़रों में ये बात बहुत स्पष्ट है कि हम उन लोगों को रिहा नहीं करना चाहते जिनको उम्र कैद की सज़ा हो या जिन्होंने ऐसे गंभीर अपराध किए हों जैसे कि बलात्कार या कत्ल, मैस मर्डर पर्टिकुलरली। दूसरी ओर जो है गुजरात सरकार की अपनी रिमिशन पॉलिसी है, एक 1992 वाली और मोर रिसेंटली 2014 में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2014 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके चलते इन लोगों को रिहा नहीं किया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और वो अपनी जगह में भी ठीक है कि अपराध के डेट पे जो लागू था वही पॉलिसी आप पे लागू होगा और सरकारी फैसला उस डेट वाली पॉलिसी के आधार पे ही फैसला ले। तो 1992 वाला जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ऐसे कोई एक्सक्लूडेड कैटेगरीज नहीं है। हालांकि वहाँ मतलब उसमें ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखा गया है कि फलाना फलाना अपराधियों को आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक ब्लैंकेट एक आदेश है कि सरकार तमाम किस्म की अपील्स को कंसिडर कर सकता है। जो जिन लोगों ने 14 साल से ज़्यादा जो है अपना सेंटेंस काट लिया है उनकी दरख्वास्त को आप सुन सकते हैं, उन पे आप फैसला कर सकते हैं। वो फैसला क्या होना चाहिए वो आप पे छोड़ा गया है। ये नहीं कहा गया कि भाई 14 साल के बाद आप ये लाजमी है कि आप उनको रिलीज़ करें। तो और एक और दिलचस्प बात यह है कि 1992 वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और बहुत सारे हमारे दर्शक शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 432 धारा 432 इसके तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर दिया जाता है कि आप कैदियों को रिहा कर सकते हैं। लेकिन 435 में लिखा गया है सीआरपीसी में कि अगर कोई अपराधी किसी सीबीआई केस के कॉन्टेक्स्ट में कन्विक्ट किया गया या अगर प्रोसिक्यूशन जो है सीबीआई ने किया हो तो फिर आप उनको रिहा तभी कर सकते हैं जब आपको केंद्र सरकार की अनुमति या उनका कंसल्टेशन और कंकरेंस आपको मिले। सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से पूछा, मशवरा किया और उनकी राय के आधार पर यह फैसला लिया? ये इस पे अभी तक ना तो केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे ने और ना ही गुजरात सरकार के किसी नुमाइंदे ने रोशनी डाली। और अगर आपने पूछा, हो सकता है कि आपने पूछा और आपको अनुमति भी मिली, लेकिन सरकार फिर केंद्र सरकार का एक तरह से सवाल उन पे सवाल उठेगा कि भाई जब आपकी अपनी नीति ये है कि उम्र कैद वालों को इस रिमिशन पॉलिसी के तहत नहीं छोड़ा जाएगा या जिन्होंने सामूहिक बलात्कार या मैस मर्डर किया है उनको नहीं छोड़ेंगे, तो किस आधार पे केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार की इस रिक्वेस्ट पे मंजूरी दी? तो ये भी मुझे लगता है कि ये कानूनी पहलू में ये पॉइंट्स उठेंगे सुप्रीम कोर्ट में, अगर बिल्किस और बाकी जो जहाँ तक सुनने में आ रहा है ये लोग इस बात को चैलेंज करेंगे। तो अगर हम फॉर अ मिनट लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल इश्यूज को छोड़ते हुए सिर्फ कानूनी पहलू पे देखें तो इस पे भी लगता है कि गुजरात सरकार का जो ये फैसला है ये एक इनडिफेंसिबल या वीक फैसला है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, आपने बात बहुत स्पष्ट कर दी है। और उसमें सबसे पहला सवाल एक सवाल यह भी किया गया है कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कहा गया उसके पक्ष में यह कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश नहीं दिया था। उसने सिर्फ यह कहा था कि आप फैसला करें और उन्हीं आपकी जो पॉलिसी थी उस वक्त उसके रोशनी में आप फैसला करें। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपने एक रास्ता बनाया, आप इस फैसले की गंभीरता को समझ रहे थे, जो अपराध था उसकी गंभीरता को भी समझ रहे थे। तो सर्वोच्च न्यायालय यह नहीं करता है कि सिर्फ तकनीकी ढंग से किसी चीज़ को देखे। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं जिसमें उसने परिप्रेक्ष्य को देखा है, संदर्भ को देखा है। तो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने एक रास्ता बनाया, जिस रास्ते का इस्तेमाल गुजरात सरकार ने किया, जिसको शुरू में ही रोका जा सकता था कानूनी, क्योंकि कोर्ट के मैंडेट में टू डू कंप्लीट जस्टिस, हाँ, वो तो उसका एक मैंडेट है। हाँ, तो वो कंप्लीट जस्टिस वाला जो है, आप जब सिर्फ तकनीकी बना देते हैं उसको तो कंप्लीट जस्टिस का पूरा परिप्रेक्ष्य गायब हो जाता है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह संवेदनशीलता नहीं दिखलाई
कि वह कंप्लीट जस्टिस के सिद्धांत को अपने सामने रखे। और दूसरे, जैसा आप कह रहे हैं कि गुजरात सरकार और संघीय सरकार दोनों की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है कि उन्होंने आखिरकार इसको विचारणीय ही क्यों समझा, ये वो पहले बतलाएं क्यों। और यह 15 अगस्त के मौके पर, आज़ादी के 75वें साल के मौके पर, इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों किया गया और उन प्रश्नों का उत्तर, जो प्रश्न आपने उठाए हैं, ये अभी तक नहीं दिए गए। जी, ये मॉरल पॉलिटिकल सवाल पे मैं आऊँगा, लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक दिलचस्प इशू उठाया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और मैं इस पे मतलब ये सवाल मेरे जहन में भी उठता है कि आखिरकार मतलब कोर्ट के सामने बिल्किस केस को लेके पूरा फाइल रहा होगा। कोर्ट को अच्छी तरह पता है किस तरह से गुजरात सरकार, गुजरात की पुलिस, गुजरात की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन है, किस तरह से इन लोगों ने पूरी तरह से इन कातिलों को बचाने का काम किया। यही वजह थी कि आपने सीबीआई को केस सौंपा, यही वजह थी कि आपने ठीक समझा कि गुजरात से हटा के इसको महाराष्ट्र में भेजा जाए। अगर ये सारा बैकग्राउंड आपके सामने है, अगर आपको पता है कि रिकॉर्ड बताता है कि बिल्किस को इंसाफ देने का ज़रा सा भी इरादा गुजरात सरकार के पास नहीं था, बल्कि पूरा इरादा उनका यही था कि भाई कातिलों को बचाया जाए, किस तरह से बचाया जाए। तो आप उन्हीं लोगों को ये फैसला लेने का पावर क्यों दे रहे हैं, जब आपको पता है कि ये लोग इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। जिस गवर्नमेंट ने कातिलों को शुरू से बचाने का काम किया है, जाहिर है कि अगर आप उनको एक मौका और देंगे, वो उस मौके का भरपूर फायदा उठा के इनको रिहा करेंगे, और वही हुआ। और ये बिल्कुल अनहोनी नहीं थी, यह भी सर्वोच्च न्यायालय को याद रखना चाहिए था कि 3 साल पहले ही उसने एक और फैसला दिया, वह था 50 लाख रुपए के मुआवजे का। और यह गुजरात सरकार को इस निर्देश का कि बिल्किस बानो को नौकरी दी जाए और घर दिया जाए, जो दोनों अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन 50 लाख रुपए का मुआवजा एक असाधारण फैसला था और अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा था ऐसे मामलों में। इससे भी सर्वोच्च न्यायालय की याददाश्त में 3 साल पहले किया गया यह फैसला, तो पूरे मसले की जो असाधारणता है, गैर मामूलीपन है, यह तो साफ था। उसमें एक रास्ता बनाना और उसको विचारणीय समझना कि रहम किया जा सकता है, यह मेरी समझ के बाहर है। और तो कोर्ट के सामने 2 ऐसे मिसाल थे, ये भी शायद हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि गुजरात हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं, एक 2021 का, एक 2022 का, जिसमें कुछ मुसलमान जो हैं कैदी, शायद कुछ लोग टाडा के तहत उनको सेंटेंस किया गया है, मतलब उनके भी गंभीर क्राइम्स हैं, और उन्होंने 14 साल से ज़्यादा वक्त गुजारा है जेल में, और उन्होंने भी रिहाई की अर्जी गुजरात सरकार को दी थी, वही 1992 वाली नीति को जो है साइट करते हुए, बताते हुए कि भाई इस आधार पे हमारे बारे में भी आप फैसला आप दीजिए। तो गुजरात सरकार का रुख हाई कोर्ट में पिछले साल और इस साल भी, और इस साल जुलाई में, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था कि आप 92 पॉलिसी के, मतलब कि क्राइम जब हुआ उसी तारीख वाली नीति को आप अपना सकते हैं। लेकिन जुलाई में जो हाई कोर्ट का फैसला था कुछ मुस्लिम कैदियों के लेके, वहाँ पे गुजरात सरकार फिर भी आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी नई नीति ये कहता है कि जो लोग उम्र कैदी हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते। तो ये जो एक पक्षपात, मतलब एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड, ये तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि भाई आप उन लोगों से फैसला लेने के लिए एक आप उनको आदेश दे रहे हैं जब आप जानते हैं कि कातिलों को बचाने का काम किया है, आप जानते हो कि इस सवाल को ये लोग ऑब्जेक्टिवली और लॉजिकली अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ये लोग इस पे एक डबल स्टैंडर्ड जो है उन्होंने अपना लिया है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये ठीक समझा इस केस में कि हो सकता है कि वो सिर्फ कानून के नैरो डेफिनेशन के आधार पे जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंप्लीट जस्टिस का जो मैंडेट है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच को उस मैंडेट पे नज़र रखते हुए कुछ और कहना चाहिए था।
बहरहाल सवाल आपने उठाया है मतलब कि ये एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा कि आप इस पे विचार कीजिए और फैसला लीजिए। फैसला क्या होगा वो आप पे छोड़ दिया। तो आपने ये फैसला लिया कैसे गुजरात सरकार ने? और अगर हम अज्यूम करें कि गुजरात सरकार ने एक लीगल तरीके से उनको छोड़ा है, मतलब कि सेंटर से परमिशन लेके उन्होंने छोड़ा, क्योंकि ये लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई कोर्ट के तहत ये लोग कन्विक्ट हुए। तो केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के हैं, प्रधानमंत्री गुजरात, तो पूरी तरह से वो इस केस से वाकिफ है। पूरी तरह से जो है उन्होंने ये तमाम फैक्ट्स को जानते हुए भी इस फैसले को अंजाम दिया, और अंजाम दिया उस दिन जब मोदी साहब लाल किले से नारी बचाओ और तमाम जो है वहाँ पे नारे उठा रहे हैं, और वो अपने आप को बहुत एक प्रो विमेन, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रडिक्शन भी इनका पकड़ा गया। बिल्कुल, बहुत साफ है और इसका संदेश भी बहुत साफ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज प्रधानमंत्री हैं तब वहाँ मुख्यमंत्री थे, और उनके पूरे तंत्र ने बिल्किस बानो के साथ सरासर नाइंसाफ़ी की। हम ये जानते हैं बिल्किस बानो को किसी तरह की कोई मदद उस तंत्र से नहीं मिली। हो सकता है आपकी सरकार हो और आपकी सरकार में अपराध हो, हर अपराध पर आपका बस नहीं है, लेकिन उस अपराध के बाद सरकार का क्या रवैया है इससे यह तय होता है कि वो अपराध में शामिल थी या नहीं थी। और उस वक्त नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी गुजरात में, उसके रवैये से साफ था कि वो बिल्किस बानो के खिलाफ है। बिल्किस बानो को वो इंसाफ नहीं मिलने देना चाहती है। मामला सिर्फ ये नहीं था कि तथ्य तोड़े मरोड़े गए और गलत जो पोस्टमार्टम हुआ उसको लेकर भी सवाल उठे। यह भी हुआ कि जो शरीर थे उनका सर काट दिए गए थे ताकि इनकी शनाख्त या पहचान नहीं की जाए, शनाख्ती ना हो सके, ये सीबीआई ने कहा। यह सब कुछ उस जिस व्यक्ति को कहते हैं कि ये बहुत ही मजबूत प्रशासक है, उस मजबूत प्रशासक का शासन यह कर रहा था, प्रशासन यह कर रहा था। और रिकॉर्ड में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि मोदी साहब ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। हाँ, और यह केस कोई मामूली केस नहीं था। ये पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी। दूसरे की बिल्किस बानो का यह भी याद रखें कि लगातार जगह बदलनी पड़ी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। वो गुजरात में सुरक्षित नहीं थी, पूरे देश में वो अलग अलग जगह पोशीदा तरीके से रही इस दरमियान। तो इससे राज्य का बिल्किस बानो के प्रति रवैया बहुत साफ है। बिल्किस बानो के साथ अन्याय राज्य ने नहीं किया होगा, पहले दूसरे लोगों ने किया होगा, लेकिन बिल्किस बानो को राज्य ने कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके खिलाफ हैं। और किसी तरह अगर उसको इंसाफ मिल गया तो अब उस राज्य ने फिर साबित किया कि हम उसको उलट देंगे। और हम तो इसलिए 15 अगस्त 2022 को लिया जाने वाला फैसला मेरे लिए बहुत मानीखेज है, क्योंकि इससे यह संदेश दिया जा रहा है गुजरात सरकार के द्वारा और संघीय सरकार के द्वारा कि हम दरअसल बिल्किस बानो के खिलाफ हैं। और ये ऐलान हम आज़ादी के पवित्र दिन में कर रहे हैं। पवित्र दिन में कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि किस जुर्म को हम कमतर मानते हैं, किस जुर्म, क्योंकि यह जुर्म सिर्फ बिल्किस बानो के खिलाफ नहीं है, एक तरह से यह जुर्म राष्ट्र के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। तो आपने 15 अगस्त को यह जो फैसला लिया, इससे ही जाहिर हो गया कि राष्ट्र के बारे में आपकी क्या धारणा है, इस राष्ट्र में बिल्किस की क्या जगह है, उसके बारे में आपकी क्या समझ है, न्याय के बारे में आपकी क्या समझ है। यह सब कुछ बहुत साफ हो गया। बिल्कुल। और मुझे लगता है अंत में मैं औरतों का जो पोजीशन है इस देश में, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बिल्किस का अपना बयान कल रात को शाया हुआ, पब्लिश हुआ, जिसमें वो कहती हैं कि मेरे साथ अभी जो अन्याय हुआ है, हिंदुस्तान में कौन सी औरत है जो आने वाले दिनों में इंसाफ या न्याय को जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं। और उन्होंने सीधे जो है सवाल उठाया कि अगर इस फैसले को नहीं पलट दिया जाता तो हिंदुस्तान की कोई भी नारी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकती। आप सब लोगों ने अगस्त 15 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनी होगी लाल किले से, जहाँ पे बहुत सारी बातें कही उन्होंने, लेकिन जो ख़ास उनका एक तवज्जो रहा वो ये कि वो कहना चाह रहे थे कि औरतों के साथ न्यायपूर्ण सलूक होना चाहिए, और हमारी सरकार जो है बहुत काम कर रही है औरतों के हक़ों की रक्षा में, वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल अब बहुत बड़ा सवाल उन बातों पे और उन
जो है क्लेम्स पे मोदी सरकार और गुजरात सरकार की अपनी फैसले ने खड़ा किया है, वो ये कि अगर आप वाकई औरतों को इंसाफ देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब बिल्किस का सारा केस इन्वेस्टिगेट हो रहा था तो आपने क्यों, और ये सीधा सवाल है मोदी साहब से, आपने क्यों और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोगों ने क्यों उन कातिलों को बचाने का काम किया? और एक लंबे जद्दोजहद के बाद जब बिल्किस को न्याय मिला तो अब उन कातिलों को बचाने का काम क्यों किया जा रहा है? और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो बातें हैं कि हम नारी शक्ति में विश्वास करते हैं, हिंदुस्तान की औरतों को अपनी पूरी तरह से हम हक देना चाहते हैं, इन बातों पे हिंदुस्तान का कोई भी जो है शहरी विश्वास नहीं कर सकता। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के साथ में हम बात यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी। मैं वायर के दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप वायर चैनल को देखते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें और जितनी आपकी क्षमता हो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दें, क्योंकि ये चैनल आपके डोनेशंस के आधार पर चलता है। मैं आपसे आपको इनवाइट करता हूं कि आप वायर के यूट्यूब मेंबरशिप प्रोग्राम का एक हिस्सा बने। आप मेंबर बन सकते हैं जहाँ पे एक मंथली एक टोकन सम आप देते रहेंगे, उसके एक्सचेंज में कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो इसीलिए आपका सपोर्ट लगातार हमको मिले, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। वायर वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।